चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 22 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 21 प्रैक्टिस सेट तक करवा चुके हैं, आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखिए। आज बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। इसका टेस्ट हुआ था 29/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का जो है टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन क्वेश्चन इसमें सर के द्वारा डाला गया है और कौन जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो सभी लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा, तभी जो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और बाकी जो भी पीछे क्लास है उसको अच्छे से आप अंत समय में रिवीजन कर लीजिए। जितना इसके पहले का 21 प्रैक्टिस सेट जो हुआ है, सारा प्रैक्टिस सेट हम खत्म करवा चुके हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। पहले तो सभी लोग क्लास को जो है ना शेयर कर दीजिए। हर ग्रुप में जितनी भी स्टडी ग्रुप है सभी लोग शेयर कर दीजिए। और चैनल पे जो भी नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए, आप जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा उस पर, तो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। राहुल स्टडी ग्रुप से नाम टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मुझे जो है ना खाली स्थान है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके, खाली स्थान के लिए सही विकल्प क्या होगा बताइए। कह रहा है कि मुझे जो है ना खाली स्थान है कि आप मेरे मनोभाव को ना समझ सके, खाली स्थान के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, खेद होगा। क्या होगा, खेद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रही 2 पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का तो हम इसका आंसर यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग मैथ बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आइए क्वेश्चन रही 3 पे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कौन किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, याद रखिएगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है। कह रहा है कि बौधायन मानव आपत स्तंभ का आपत स्तंभ और कात्यायन कौन है बताइए। कह रहा है कि बौधायन मानव आपस्तंभ और कात्यायन कौन है बताइए। 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। कौन थे, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। तो याद रखिए ना कि बौधायन मानव आपत स्तंभ एवं कात्यायन भारतीय प्राचीन गणितज्ञ हैं जिन्होंने शूल सूत्रों की रचना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि त्रिरत्न की अवधारणा जो है ना किससे संबंधित है बताइए। त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। किससे है, तो जैन धर्म से है। तो त्रिरत्न की अवधारणा जो है किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था बताइए, कौन करवाया था। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजन चोल प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था, राजन चोल प्रथम ने करवाया था। तो याद रखिएगा कि राजन चोल प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। और राजराजा प्रथम की मृत्यु के बाद योगतम पुत्र राजन चोल प्रथम सम्राट बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 7 पे कह रहा है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे बताइए। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र वर्मन प्रथम। क्या होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो कह रहा है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते तो महेंद्र वर्मन प्रथम था। कौन थे, महेंद्र वर्मन प्रथम थे। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ सदाचार्य के निर्देशन में संगीत का अध्ययन किया था। क्या संगीत का अध्ययन किया था। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने अनेक संस्कृत नाटक एवं ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने मत विलास प्रसन्न तथा भगवत जुकायम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब मत विलास जो है ना प्रसन्न एक हास्य ग्रंथी है। और याद रखिएगा कि सीम विष्णु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महानतम शासकों में से क्या था, एक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है आई एक्सेप्टेड टू रिटर्न खालिस्तान पटना। खालिस्तान क्या है, मई 1 है। ठीक है, तो कह रहा है कि आई एक्सेप्टेड टू रिटर्न खालिस्तान पटना, खालिस्तान मई 1 क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, फ्रॉम 1 होगा। देखिए आई एक्सेप्टेड टू रिटर्न फ्रॉम पटना क्या होगा, ऑन मई, क्या है, मई 1 है। क्या है, मई 1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 9 पे कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे बताइए। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे बताइए। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम थे। कौन थे, हरिहर प्रथम।
तो विजयनगर साम्राज्य के जो है ना प्रथम राजा हरिहर प्रथम थे, ठीक है, राजा हरिहर प्रथम थे। और याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 में किया था और उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया था, ठीक है। और हरिहर प्रथम जो था 1336 से 56 इस राज्य का प्रथम शासक हुआ और उसकी राजधानी अनेगोंदी थी, क्या था, अनेगोंदी। और याद रखिएगा कि 7 वर्ष के पश्चात हरिहर प्रथम ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। अब विजयनगर जो है ना का वर्तमान नाम बोलेगा तो हम्पी है, क्या है, तो हम्पी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, बताइए। चित्तौड़गढ़ जो है ना किस वंश की राजधानी थी, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया का। किसका है, सिसोदिया का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, बताइए। कह रहा है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, बताइए कौन सी रानी थी वो। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी थी। कौन थी, चांद बीबी। तो अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था और अकबर ने 1593 में शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान ए खाना को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कर रहा है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, बताइए। कह रहा है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं सदी में आया था। कब आया था, 16वीं सदी में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, बताइए। स्वर्ण मंदिर जो है किस झील के किनारे स्थित है, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। क्या है, अमृत सरोवर झील है। तो स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। और याद रखिएगा ना कि अमृत सरोवर झील जो है ना ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। क्या है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 14 पे करा अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है, बताइए। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको जो है ना अवसाद कहेंगे। क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। तो अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो 15 का सही उत्तर क्या होगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि ऋण के लिए समर्थक संपरिवर्तक प्रतिभूत क्या है, संपारिवर्क जो है ना प्रतिभूत क्या है, बताइए प्रतिभूति क्या है। कह रहा है कि ऋण के लिए समर्थक या संपारिवर्क प्रतिभूति क्या है, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उधारकर्ता की परिसंपत्ति है। क्या, उधारकर्ता की परिसंपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि भारत के राजतंत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है, बताइए। भारत के राजतंत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन था, तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशन नियंत्रक था। क्या था, प्रकाशन नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहेंगे, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहेंगे, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोपोली कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे, मोनोपोली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद की गठरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद की गठरी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए देखिए 20 पे कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेज इनटू हिंदी। यहाँ पे जो इंग्लिश में दिया हुआ इसको इसका ट्रांसलेशन करना है हिंदी में। कह रहा है हिज कंडीशन इज पिटिएबल, बताइए। हिज कंडीशन इज पिटिएबल का हिंदी क्या होगा ट्रांसलेशन, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी हालात दयनीय है। क्या है, उसकी हालात दयनीय है, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो हिज कंडीशन इज पिटिएबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अमृत परिसंपत्ति है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है ना अमृत परिसंपत्ति है, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, साख है। क्या है, इसको गॉडविल कहेंगे। क्या कहेंगे, इस गॉडविल साख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे करें 1947 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, बताइए। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी चिदम्बरम किया था। कौन किए थे, पी चिदम्बरम किए थे। तो याद रखिएगा ना कि 1947 में आज़ाद हिंद का पहला बजट जो है आर.के. शनमुखम सेठ ही सॉरी यहाँ पे ना सुधार लीजिए आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर जो होगा ना, जो बता रहे आंसर ना यही होगा, ठीक है। इस गलती से यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा था ना कि देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, ये कह रहा है कि 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट जो है ना प्रस्तुत किया, तो आर.के. शनमुखम सेठी थे। कौन थे, आर.के. शनमुखम सेठी थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, तो आर.के. शनमुखम सेठी थे। कौन थे, आर.के. शनमुखम सेठी थे, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। कह रहा है 1 अप्रैल 2010 से बैंक ने बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया था। बताइए किस पर ब्याज देना शुरू किया था। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 से बैंक ने बचत खाते की शेष राशि पर किस पर जो है ब्याज देना शुरू किया था। किस पे बताइए, क्या किस पे होगा बताइए। आप लोग सोचिए ना कि कौन सा आंसर हो सकता है। अपने यहाँ पे सोचिए कि कितना नंबर मेरा आया, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको ना आप जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। तो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 में बैंक ने बचत खाते की शेष राशि पे जो है ना कितना ब्याज, किस पे ब्याज देना शुरू किया था। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, तो दैनिक आधार पे। क्या हुआ, दैनिक आधार पे। तो 1 अप्रैल 2010 से बैंकों के ने बचत खाते की शेष राशि पे जो है ना ब्याज की गणना दैनिक आधार पर करना शुरू कर दिया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। बताइए भारतीय मुद्रा नोट जो है कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक में। कहाँ है, तो नासिक में। तो भारतीय जो है ना भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निगम लिमिटेड की 9 इकाइयों में 4 टकसालें, 4 मुद्रालय तथा 1 कागज कारखाने शामिल है। करेंसी नोट मुद्रालय नासिक रोड तथा बैंक नोट बोलेगा तो मुद्रालय देवास देश में के साथ साथ विदेशों के लिए मुद्रित किए जाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा जो है ना क्या है। बताइए कह रहा है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा जो है कितना है। बताइए अनुमानित बोल रहा है कितना है। जो है ना 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 कितना है, तो 4%। कितना है, तो 2.4% है। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग कितना 2.4% है। ठीक है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का जो है 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और याद रखिएगा कि भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कैवां स्थान, 7वां स्थान सबसे बड़ा देश है। पहला पे बोलेगा तो रूस है, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे अमेरिका, चौथा पे चीन, 5वां पे ब्राज़ील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया, 7वां पे क्या है, भारत है। चलिए क्वेश्चन है 26 पे कह रहा है कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। बताइए सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित कच्छ के रण को सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप महाद्वीप जो है ना लक्षद्वीप से सम्मिलित नहीं है। बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है लक्षद्वीप से सम्मिलित नहीं है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नील जो है ना। नील क्या है, तो नील नहीं है। ठीक है। नील जो है द्वीप जो है लक्षद्वीप सम्मिलित नहीं है, लेकिन अमीनी है, मिनिकॉय है और कवरत्ती है। तो याद रखिएगा कि नील द्वीप जो है ना ये लक्षद्वीप से सम्मिलित नहीं है, लेकिन अमीनी, मिनिकॉय और कवरत्ती है। ठीक है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, 36 द्वीप है। कितने द्वीप है टोटल बोलेगा तो 36 द्वीप है। ठीक है, 36 द्वीप है, याद रखिएगा। और इसका कुल क्षेत्रफल बोलेगा तो 32 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है। और नील द्वीप जो है ना, नील द्वीप बोले अंडमान द्वीप के दक्षिण में स्थित है। क्या है, नील द्वीप बोलेगा तो अंडमान द्वीप के जो है ना दक्षिण में स्थित है। अंडमान द्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। बताइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहते हैं। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोचिन को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोचिन को। तो कोचिन मतलब जो है ना, कोचिन केरल राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर है। इसे अरब सागर की रानी मतलब क्यून ऑफ जो है ना, क्यून ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे कह रहा है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी। बताइए नागालैंड की राजधानी कौन सी है। जिसका सही उत्तर क्या होगा, सबको पता है, कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा है। और नागालैंड जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। और इसका स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1963 में नागालैंड का स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1963 में नागालैंड का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1963 में स्थापना हुआ था। और यह जो है यह राज्य जो है ना म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए क्वेश्चन है 30 पे कह रहा है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है। बताइए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम क्या है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, निवर्णीकरण है। क्या है, निवर्णीकरण है। चलिए क्वेश्चन 31 पे कह रहा है कि क्वेश्चन 31 कह रहा है कि आफ्टर 2 मंथ ऑफ रिगोर्नस जो है ना कह रहा है प्रैक्टिस आई डैश खालिस्तान जो है ना नाउ स्विम क्यूट कंपेटेंटली। बताइए क्या होगा, 31 का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ रिजरस प्रैक्टिस आई खालिस्तान नाउ स्विम क्यूट कंपेटेंटली। बताइए क्या होगा 31 का। 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैन होगा। क्या, कैन स्विम। क्या, कैन स्विम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या है। बताइए भारत के कुछ भागों में जो है ना मिट्टी का लाल रंग, मतलब कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है। बताइए
तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी का रंग क्या होता है? मिट्टी का लाल रंग क्या होता है? लाल होता है। तो याद रखिएगा ना कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का लाल रंग, मतलब लाल रंग होने का कारण उस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी होती है। और लाल रंग की दिखने के लिए जो है ना, इस कारण इसे क्या कहते हैं? लाल मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लाल मिट्टी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन रही 33 पे, कह रहा है कि ग्रेट उत्तरी समतल, कह रहा है कि ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए। कह रहा है कि ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कछार एलुवियल मिट्टी। क्या है? कछार एलुवियल मिट्टी। चलिए क्वेश्चन आइए 34 पे, कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। क्या? अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बोलेगा मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर तक जो है ना, प्रवाहित होते हुए नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। और यह नदी बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। और सिंधु नदी बोलेगा तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चिमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए, मैं तो क्वेश्चन है, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए, कह रहा है हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? बताइए। हीराकुंड डैम जो है किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड डैम जो है किस नदी पर स्थापित किया गया? तो 36 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महानदी पे। किस पे है? महानदी पे। तो हीराकुंड बांध जो है ना, उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई है। और याद रखिए इसका मुख्य बांध की लंबाई बोलेगा तो कितना? 4801 मीटर है, तथा ऊंचाई बोलेगा तो 200 फीट है। ठीक है। और यह जो है ना, विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन? हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। और कोयना बांध बोलेगा तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पे है। ठीक है। कोयना बांध बोलेगा तो कोयना नदी पे महाराष्ट्र में है। ठीक है। अलमाटी बांध बोलेगा कृष्णा नदी पे है। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अरेवितु वन जीव अभयारण्य वन जीव पशु विहार स्थित है? कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अरेवितु वन जीव पशु विहार स्थित है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में अरेवितु वन जीव पशु विहार स्थित है? कर्नाटक में है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे, कह रहा है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डिवेस होगा। क्या होगा? डिवोर्स होगा। क्या? डिवोर्स। चलिए क्वेश्चन आइए 39 पे, कह रहा है कि भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? बताइए। कह रहा है कि भारत में जो है ना, कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? ये सबको पता है। क्या है? बताइए। 26 नवंबर। क्या है? 26 नवंबर को मनाते हैं। क्या है? 26 नवंबर को मनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ? प्रभाव में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे, कह रहा है कि विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? बताइए। किस देश का है? बताइए क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? अपना जो है ना, भारत का। किसका? डी, भारत का है। किसका? अपना भारत का है। तो कह रहा है विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो अपना भारत का है। अपना स्वीट भारत का है, सुंदर भारत का। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन आइए 41 पे, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बताइए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है? 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। और याद रखिएगा ना कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। इसके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष जो है ना 30 न्यायाधीशों के में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है। अगर अनुपस्थित रहेंगे तब। और याद रखिएगा कि अगर पूछा कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। कितना अनुच्छेद? 52 में है। ठीक है। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा अनुच्छेद, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में है। और कार्यपालिका का प्रधान बोलेगा राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा तो 54 में है। राष्ट्रपति का कोटा या रीति बोलेगा तो 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बोलेगा तो 56 में है। राष्ट्रपति के जो है ना दोबारा नियुक्ति बोलेगा तो 57 में है। राष्ट्रपति की दशाएं या शर्तें बोलेगा तो 59 में है। राष्ट्रपति का शपथ बोलेगा तो 60 में है। राष्ट्रपति और महाभियोग बोलेगा तो 61 में है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहिए 42 पे, कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? बताइए। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 6 वर्ष है। क्या है? 6 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या है? बताइए। प्रतिरोध का मात्रा क्या है? बताइए क्या होगा? इसका सबको पता है प्रतिरोध का मात्रा क्या है। इसका क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। सॉरी। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है। सबको पता है तो बहुत ईजी है।
तो प्रतिरोध का जैसे मतलब क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है ओ। प्रतिरोधकता का बोलेगा तो क्या होता है, ओम मीटर होता है। यहाँ पे प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर होगा, लेकिन प्रतिरोध का बोलेगा तो क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और धारा का बोलेगा तो क्या, धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है, धारा का बोलेगा तो क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का बोलेगा तो एम्पियर होता है। ठीक है, धारा का एम्पियर होता है। और याद रखिएगा कि विभवांतर का बोलेगा तो वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का बोलेगा तो वेबर होता है। ज्योति तीव्रता का बोलेगा तो कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला। और प्रतिरोधकता का बोलेगा तो क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा प्रतिरोध का बोल रहा था, यहाँ पे ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ स्पीड। बताइए, यहाँ पे सिनोनिम दिया हुआ है, स्पीड का पूछा है, क्या होगा बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी होगा। क्या होगा, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग होता है। और स्पीड मतलब क्या होता है, चाल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है सिक्किम। सिक्किम कब जो है भारत का एक राज्य बना था, बताइए। सिक्किम जो है कब भारत का एक राज्य बना था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1975 बना था। कब बना था, 1975 में बना था। तो सिक्किम जो है ना भारत का एक राज्य बना था, 1975 में बना था। तो याद है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वां राज्य के रूप में प्रवेश किया गया था। ठीक है, और वर्ष 1967 में जो है गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय कर दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1967 में गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 1967 में वहाँ जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों ने क्या किया, केंद्रशासित प्रदेश के रूप में रहना सहना पसंद किया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, गोवा जो है ना भारत का 25वां राज्य बन गया। ठीक है, कौन बना, 25वां राज्य बना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 46 पे कह रहा है कि भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है, बताइए। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है, बताइए। 46 का क्या होगा, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष है। क्या है, 25 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। एलसीएम एसएफ का क्वेश्चन है, देखिए आगे ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 49 नंबर भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आगे क्वेश्चन 50 पे कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, बताइए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, तो याद रखिएगा ना कि भारत के मुख्य निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो संसद के दोनों सदन हटा सकता है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। याद रखिएगा कि सपित कदाचार और समर्था के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत समर्थन समावेदन जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि आँख का पानी ढल जाना उक्त मुहावरा के लिए सही विकल्प क्या है, बताइए। आँख का पानी ढल जाना उक्त मुहावरा के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्लज होना। क्या होगा, निर्लज होना। ठीक है, तो आंखों का पानी ढल जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, निर्लज होना। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना चीफ इलेक्शन कमीशन का CEC का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो एक आंसर ही बोल दिए। 52 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है, बताइए। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है किसकी औपन्यासिक कृति है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है दाब को जो है ना किससे नापा जाता है, बताइए। दाब को जो है किससे नापते हैं। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, बल एवं क्षेत्रफल। क्या है, बल एवं क्षेत्रफल। तो कह रहा है कि दाब को जो है ना किससे मापते हैं। तो बल एवं क्षेत्रफल से मापते हैं। ठीक है, तो दाब को जो है बल एवं क्षेत्रफल से मापते हैं। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और दाब कैसी राशि, दाब एक जो है ना अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 55 पे कह रहा है कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे स्टिग्नी का क्या होगा, स्टिग्नी का बताइए क्या होगा। तो स्टिग्नी मतलब होता है कंजूस होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो जेनरस होगा। क्या होगा, जेनरस होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 56 पे कह रहा है चाकू किसका उदाहरण है, बताइए। चाकू जो है ना किसका उदाहरण है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेड्ज का है। किसका है, तो बेड्ज का है। तो चाकू जो है ना बेड्ज का उदाहरण है। ठीक है, बेड जो है ना एक प्रकार का साधारण यांत्रिक उपकरण होता है
और ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने के कारण कैपिलरी प्रक्रिया होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था, वो तो अलग पॉइंट था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि चाकू किसका उदाहरण है, तो बेड्स का है। क्या है, बेड्स का है। बेड्स क्या है, एक प्रकार का ना साधारण यांत्रिक उपकरण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 57 पे कर रहा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है, बताइए। रेफ्रिजरेटर जो होता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण पे काम करता है। किस पे काम करता है, वाष्पीकरण पे। तो याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रसारक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थी में ऊष्मा लेता है। चलिए क्वेश्चन 58 पे कह रहा है कि प्रकाश एक साल में कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है, बताइए। प्रकाश जो है ना एक साल में कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है, बताइए क्या होगा। आइए ऑप्शन इधर है दिया हुआ। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 ट्रिलियन। क्या होगा, 10 ट्रिलियन। तो याद रखिएगा ना कि प्रकाश वर्ष जो है लंबाई की क्या होती है, माप होता है। प्रकाश वर्ष होता है लंबाई की एक माप इकाई है। यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है लंबाई की माप इकाई है, यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। आई क्वेश्चन रही 59 पे कह रहा है कैंसर दिवस। कैंसर दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो विश्व जो है ना क्या मनाते हैं, रेडियो दिवस। क्या है, रेडियो दिवस। और 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 13 फरवरी को ना राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा बोलेगा तो 21 फरवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 21 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। चलिए क्वेश्चन आइए 60 पे करा, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है जिसका उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है। एक चम्मच जो है जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन का है। किसका, अपवर्तन का है। देखिए आगे 61 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। तो 61 का जो सही उत्तर क्या होगा, 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आगे क्वेश्चन भाई 62 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं है, तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उत्पादन। क्या है, विद्युत उत्पादन नहीं है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सेंसर्स है और पावर ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं है, विद्युत उत्पादन नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सेंसर है, पावर ट्रांसमिशन है। चलिए क्वेश्चन आइए 63 पे। देखिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फ्रॉम ए वर्ड बाई एडिंग मेंट। यहाँ पे मेंट के बाद बोल रहा है कि क्या होगा, मेंट मतलब यहाँ पे पूरा भरना है, फिल करना है, क्या होगा। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखिए 65 भी इंग्लिश रीजनिंग क्वेश्चन है, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना, बस इसको बस बनाना है, आप लोग सोच के बना लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में दिया हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4 और 9 को जो है ना जोड़ना है, तो क्या 13 होता है ना, और 15 6 को जोड़िए कितना 21 होता है। यहाँ पे जितना भराएगा उसको जोड़ दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे इसका जो आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका सी होगा, ठीक है ना। पहले साथ कितना 42 होता है, यहाँ पे 7 भराएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आइए 66 पे करा, एक हाइड्रोजन बम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक क्वेश्चन पक्का पता यहाँ पे इसमें रहेगा, एक हाइड्रोजन बम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है। क्या, एक प्रोटॉन ही पाया जाता है, और जबकि एक भी न्यूट्रॉन नाभिक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोकार्बन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार द्रव्यमान संख्या दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए कुछ नहीं होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 67 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ कंटेंस द एरर, फाइंड आउट एंड चूज द आंसर। यहाँ पे दिया आइदर ही और हिज फ्रेंड्स वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग। इंग्लिश से क्या होगा, बताइए। आइदर ही और हिज फ्रेंड वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, बताइए क्या होगा। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाज इंटरेस्टेड होगा। क्या होगा, वाज इंटरेस्टेड, ठीक है। एरर दिया हुआ था, इस वर्ड में क्या है, एरर है, तो वाज इंटरेस्टेड होगा, वाज इंटरेस्टेड होगा। आगे क्वेश्चन में रहिए, तो यहाँ देखिए कह रहा है ना कि जब दो नाउन आइदर और से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग हमेशा और के बाद वाले नाउन के अनुसार ही होता है। तो फ्रेंड प्लूरल है, इस कारण वाज को वेयर में बदलेंगे। क्या करेंगे, तो वाज को जो है ना बेयर में बदलेंगे। क्या करेंगे, इस यहाँ पे ना बेयर होगा। क्या होगा, बेयर होगा। चलिए क्वेश्चन आइए 68 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन उपधातु है, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, एक उपधातु है।
वे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते उसे क्या कहते हैं? तो उपधातु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे किस अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? बताइए। कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है पीपर पति सरिस मत डोला में मन क्या है? बताइए। पीपर पति सरिस मन डोला में मन क्या है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमेय है। क्या है? उपमेय है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? बताइए। किस तत्व का जो है ना परमाणु क्रमांक 3 है? 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम का है। किसका है? तो लिथियम का है। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा हल्की धातु जो है ना रूप में जानी जाने वाली क्षारीय धातु बोलेगा समूह लिथियम है। क्या है? तो लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक बोलेगा तो 3 है। अब बोरोन का परमाणु क्रमांक बोलेगा तो कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक बोलेगा तो कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक बोलेगा कितना होता है? 11 होता है। लिथियम का बोलेगा तो 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम का पूछा था, लिथियम का कितना होगा? 3 होगा। आगे को सुनाई 72 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? बताइए। इस ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? बताइए कौन होगा? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? हाइड्रोजन क्या अक्रिय गैस नहीं है, लेकिन हीलियम, नियॉन और रेडॉन क्या अक्रिय गैस है। तो याद रखिएगा ना, कह रहा है कि हाइड्रोजन एक सक्रिय एवं ज्वलनशील गैस है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा जाता है। यह अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, लेकिन हीलियम, नियॉन तथा रेडॉन अक्रिय या नोबेल गैसों कहलाती है। अक्रिय गैस या नोबेल गैस भी कह सकते हैं, जो आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखी गई है। ठीक है, और जिनॉन एक क्या है? धात्विक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक XE होता है। क्या होता है? XE होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि डैश में सोना का घोला जाता है। बताइए किसमें सोना को घोल सकते हैं? बताइए। 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्वारेजिया को। क्या है? एक्वारेजिया में जो है ना सोना को घोला जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया में क्या होता है? सोना को घोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि मीथेन के जलने पर क्या होता है? बताइए। मीथेन के जलने पे जो है क्या होता है? बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। क्या होता है? मीथेन जब जलेगा तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। तो याद रखिएगा ना कि हवा में मीथेन जलने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। ठीक है, CH4 + CO2 में क्या होगा? CO2 और जल बनाएगा, 2H2O होगा। और मीथेन जो है ना प्राकृतिक गैस में पाई जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैस है। और मीथेन का सूत्र होता है कि सबको पता है CH4 होता है, और मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 75 पे कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक समान उदाहरण है। किसका है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन का है। किसका? रासायनिक परिवर्तन का है। चलिए क्वेश्चन 76 पे कह रहा है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? बताइए। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? जो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हैरी ब्रेटली ने किया। कौन किया? हैरी ब्रेटली ने किया था। तो स्टेनलेस स्टील की खोज सर्वप्रथम 1913 में हैरी ब्रेटली ने की थी। स्टेनलेस स्टील क्या है? जंगरोधी होती है। क्या? जंगरोधी होती है। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम, निकेल और मोलिब्डेनम के साथ 0.1 से जो है ना 1% तक कार्बन मिश्रित रहता है। चलिए क्वेश्चन 77 पे कह रहा है ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? बताइए। ओजोन का जो है रासायनिक फार्मूला क्या है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? O3 है। क्या है? O3। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो 78 का राइट आंसर क्या होगा? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तो कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे दिया हुआ आइटम दिया हुआ है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड क्या होगा? बताइए। यहाँ पे क्या गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है नियंत्रण के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। क्या है? टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 पे कह रहा है यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। बताइए क्या माना जाएगा? कह रहा है यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसे ना एसिड तेजाब कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड तेजाब कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कह रहा है कि यदि एक पदार्थ pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा एसिड तेजाब। तो 7 से कम pH मान अम्लीय होता है, और pH मान द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय होने का पता चलता है। और pH स्केल की परास जो है ना 0 से 14 तक मानी गई है, और 7 के अंक पर यह स्केल उदासीन द्रव को संकेत करता है, और 7 से अधिक बोलेगा तो pH मान क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ पे एसिड तेजाब होगा। क्वेश्चन 81 पे कह रहा है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? बताइए। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनों
से होने वाले प्रदूषण, क्या होगा, वाहनों से होने वाले प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन भाई 82 पे कह रहा है कि परिमल को समानार्थक शब्द क्या है, बताइए। परिमल का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोत्तम गंध है। क्या है, सर्वोत्तम गंध है। तो परिमल का समानार्थक होगा क्या होगा, सर्वोत्तम गंध होगा। चलिए क्वेश्चन भाई 83 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन डीडीटी के संबंध में सच है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीडीटी के संबंध में सच है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि डीडीटी क्या है, एक संपर्क कीटनाशक है। क्या है, एक संपर्क कीटनाशक है। तो डीडीटी क्या है, एक संपर्क कीटनाशक है। और डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म पूछेगा डीडीटी का क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। और इसका उपयोग जो है ना मच्छरों, खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन भाई 84 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अणु एंटीबायोटिक का नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अणु एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्सोबैक्टीन है। क्या है, टेक्सोबैक्टीन है। तो मिट्टी में याद रखिएगा, मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की नई विधियां का प्रयोग करके टेक्सोबैक्टीन नामक एक नए एंटीबायोटिक की खोज की वर्ष 2015 में की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो किसका अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, सोरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, सोरोलॉजी कहलाता है। और काष्ठ पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, काष्ठ पेड़ों का अध्ययन जो है ना क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। क्या सिल्वीकल्चर कहलाता है। ठीक है, और सर्पों का अध्ययन बोलेगा तो क्या कहलाता है, ऑप्शियोलॉजी। क्या है, ऑप्शियोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवकों का अध्ययन बोलेगा तो माइकोलॉजी। और मधुमक्खी पालन बोलेगा तो एपीकल्चर। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैथ का है। तो 86 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, -4 है। आगे क्वेश्चन आई 87 पे कर रहा है भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम बताएं क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ओविज अराइज है। क्या है, ओविज अराइज है। तो भेड़ का बोलेगा तो ओविज अराइज होगा। मनुष्य का बोलेगा होमो सेपियंस है मनुष्य का। ठीक है, मेढक का बोलेगा तो राना टिग्रिना होता है मेढक का। गाय का बोलेगा तो बॉस इंडिकस होता है। और भैंस का बोलेगा तो बुबालिस होता है। और शेर का बोलेगा तो पैंथेरा लियो होता है। चलिए क्वेश्चन 88 पे कह रहा फ्यूलोक्विनोन किसके रासायनिक नाम है, बताइए। फ्यूलोक्विनोन जो है किसके रासायनिक नाम है, बताइए क्या होगा। फ्यूलोक्विनोन जो है किसके रासायनिक नाम है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के का नाम को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ई बोलेगा तो टेकोफेरोल, विटामिन ई बोलेगा तो टेकोफेरोल। विटामिन बी12 बोलेगा तो क्या होगा, साइनोकोबाल्मिन होगा। विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन। विटामिन ए बोलेगा तो रेटिनॉल, विटामिन ए बोलेगा तो रेटिनॉल। विटामिन डी बोलेगा तो कैसीफेरोल। क्या विटामिन डी, तो कैसीफेरोल। याद रखिएगा, विटामिन के बोलेगा तो फ्यूलोक्विनोन, विटामिन ई बोलेगा तो टेकोफेरोल, विटामिन बी12 बोलेगा तो साइनोकोबाल्मिन, विटामिन डी बोलेगा तो कैसीफेरोल, विटामिन ए बोलेगा तो रेटिनॉल। चलिए क्वेश्चन 89 पे कर रहा है सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, बताइए। सिर में जो है ना कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो सिर में जो है ना टोटल 29 हड्डी होती है। कितना होता है, 29 होता है। तो सिर में टोटल हड्डी कितनी होती है, तो 29 होती है। और पसलिया में कितनी हड्डी होती है, तो पसलिया में 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। और कपाल में कितनी होती है, 8 हड्डी होती है कपाल में, 8। और फेसल में कितना होता है, फेसल में 14 होता है। क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, फेसल में 14 होता है। और कर्ण में बोला मतलब कान में कुल कितनी हड्डी होती है, कान में टोटल 6 हड्डी होती है। तो सिर की कुल हड्डी बोलेगा तो 29, पसलिया में बोलेगा तो 24, कपाल में बोलेगा तो 8, और फेसियल में बोलेगा तो 14, कर्ण में बोला मतलब कान में बोलेगा तो टोटल 6 हड्डी होती है। आई क्वेश्चन नंबर आइए 90 पे करा, द मैटर इज प्रेजेंटेड सिस्मेटिकली विच वर्ड इन एन एडवर्ब, बताइए क्या होगा। तो 90 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, सिस्टमेटिकली होगा। क्या होगा, सिस्टमेटिकली होगा। यहाँ पे ना सिस्टमेटिक प्लस एली बराबर एडजेक्टिव प्लस एली बराबर सिस्टमेटिकली होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा दी मैटर इज प्रेजेंटेड सिस्टमेटिकली विच वर्ड इन एडवर्ब, यहाँ पे सिस्टमेटिकली होगा। चलिए क्वेश्चन 91 पे कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत है। क्या है, यकृत है। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण जो होता है ना कहाँ, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में। तो शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में अनिथिर्न चक्र या आपस में अभिक्रिया कर जो है ना अनिथिर्न चक्र या आपस में अभिक्रिया जो अभिक्रिया यहाँ पे क्या देखिए, फिर से देखिए बोल रहे हैं। एक कारण यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है, लेकिन यूरिया का बोलेगा शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में अनिथिर्न चक्र या यूरिया चक्र द्वारा होता है। इस चक्र में अमोनिया तथा CO2 आपस में अभिक्रिया करते हैं तथा यूरिया बनाती है। ठीक है, यूरिया का सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, NH2CONH2 होता है। NH2CONH2 होता है। ठीक है, NH2CONH2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
और नेफ्रोलॉजी गुर्दे की बीमारी और उनके उपापचर से संबंधित होता है। नेफ्रोलॉजी यूरिया का सूत्र याद रखिएगा NH2CONH2 होता है, यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, चलिए सुन लीजिएगा, ठीक है ना। NH2CONH2 होता है, कभी कभी क्या होता है। चलिए क्वेश्चन 93 पे कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताइए क्या होगा। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भय नहीं है लेकिन भयभीत है, निर्भीक है, भीरू है। तो कहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भय नहीं है, भयभीत है, निर्भीक है, भीरू है। आइए क्वेश्चन 94 पे कह रहा है मलेरिया में से प्रभावित अंग बताइए। मलेरिया से जो प्रभावित अंग है कौन सा होता है, बताइए। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली और RBC होता है। क्या होता है, तिल्ली और RBC होता है। तो मलेरिया से जो है ना तिल्ली एवं RBC को प्रभावित करता है। मलेरिया जो होता है तिल्ली एवं RBC को प्रभावित करता है। अब मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है। अब मलेरिया जो है, मलेरिया का वाहक बोलेगा तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। अब पेचिस जो है ना आँख को प्रभावित करता है। पेचिस किसको करता है, आँख को प्रभावित करता है, ठीक है, पेचिस। और पायरिया बोलेगा तो मसूड़ों को प्रभावित करता है। पायरिया किसको करता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन ये 95 पे कह रहा है कि पिलाग्रा, कह रहा है कि पिलाग्रा मतलब त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। कह रहा है कि पिलाग्रा त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। क्या है, विटामिन B3 होता है, क्या है, विटामिन B3। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि पिलाग्रा जो है त्वचा दाद 4D सिंड्रोम विटामिन B3 की कमी से होता है। और विटामिन B3 का रसायन नाम बोलेगा तो क्या होता है, नियासिन होता है। क्या होता है, नियासिन। विटामिन B3 का बोलेगा स्रोत क्या है, तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर आदि होता है। अब विटामिन B1 कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का स्रोत बोलेगा तो मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च आदि होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन 96 पे, देखिए क्वेश्चन 96 कह रहा है कि बधू, कह रहा है कि बधू का जो है ना बहुवचन क्या होगा, बताइए। बधू का बहुवचन रूप क्या होगा। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बधुएं होगा। क्या होगा, बधुएं होगा। आइए क्वेश्चन 97 पे कह रहा है क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक जो है ना किसको दर्शाता है, बताइए। क्रायोजेनिक जो है किसको दर्शाता है। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान। क्या होगा, कम तापमान। आइए क्वेश्चन 98 पे कह रहा है स्कर्वी रोग किसी कमी से होता है, बताइए। स्कर्वी रोग किसी कमी से होता है। तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बोलेगा तो क्या होता है, आंवला होता है। और थायमिन बोलेगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B7 बोलेगा रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन होता है। चलिए क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन आइए 99 पे, कह रहा है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, बताइए। श्वेत रक्त मतलब बोल रहा है कण का जीवन काल कितने का होता है, बताइए। WBC पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 से 4 दिनों का होता है। कितना होता है, 2 से 4 दिनों का होता है। तो WBC का निर्माण जो है ना अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। और WBC जो है आकार और रचना में अमीबा के समान होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक पाया जाता है WBC में। पहले क्वेश्चन है लास्ट पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सेसियस इंसेक्ट नहीं कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव को जो है ना सेसियल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है, तो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। झिंगुर को जो नहीं कहते, लेकिन मधुमक्खी कहते हैं, टर्माइट को कहते हैं, चींटी को कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है मधुमक्खी जो है ना, मधुमक्खी, टर्माइट तथा चींटी सामाजिक कीट है। इसे सामाजिक संगठनों में विभिन्न सदस्यों को कार्यों का वर्गीकरण पूरे समुदाय के हित के लिए किया जाता है। इससे उपयुक्त में से जो है ना विकल्पों से झिंगुर क्या है, सामाजिक कीट नहीं है। क्या, झिंगुर सामाजिक कीट नहीं, लेकिन क्या है, सेसियल इंसेक्ट क्या है। तो मधुमक्खी, टर्माइट और चींटी क्या है, सेसियल इंसेक्ट है, ठीक है। तो सेट नंबर था 22, सेट नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। और बाकी जो है ना एक सेट और बचा है सर, मतलब अभी तक जो है एक सेट और बचा हुआ, सेट नंबर 23 है। तो सेट नंबर 23 जो अगली क्लास में करवा देंगे। बाकी जिनका भी एग्जाम है 7 अगस्त को, अच्छे से पीछे का जो भी है रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, बहुत फ़ायदा करेगा जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। क्योंकि आप ही के लिए जो है ना इस सब सेट को खत्म करवाने की कोशिश करें जितना जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि जिनका भी 7 तारीख को एग्जाम उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। क्योंकि बोलने से मतलब क्या होता है ना, क्लास देखने से, सुनने से क्या होता है, ज़्यादा याद होता है। इसलिए क्लास पीछे का जितना भी हो चुका है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 23 के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।